प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आज की इस विशिष्ट क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्तमान समय में विश्व में चल रहे बहुत ही बड़े ज्वलंत मुद्दे पर, और वो मुद्दा है रूस यूक्रेन युद्ध। और रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि को और फिर उसके बाद में किस प्रकार से उनका संघर्ष हुआ, संघर्ष का कारण क्या था, तथा आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है तथा इसका क्या समाधान हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच में आज उपस्थित हुआ। दोस्तों, हम रूस यूक्रेन युद्ध पर पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान विश्व के मैप की तरफ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग जब वर्तमान समय में इसका अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये रहा है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे है ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति है। उसके बाद में फिर अपन लोग जब देखते हैं तो ये रहा जो स्थिति है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है आप लोगों के यूरोप की स्थिति है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ जब अपन लोग देखते हैं तो ये रहा हो गया आपके अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ से भारत की स्थिति आ गई, और फिर उसके बाद में जो है वो एशिया महाद्वीप से होते हुए ये जो पूरी स्थिति है वो विश्व की इस प्रकार की स्थिति है। अब हम लोग इसमें वर्तमान में जो चर्चा करने वाले हैं उस चर्चा में एक तो आप लोगों को पता है कि ये रहा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आपके रूस का, ठीक है। और रूस जो है वो विश्व का एक ऐसा देश है जो यूरोप महाद्वीप में भी है तथा ये देश जो है वो एशिया महाद्वीप में भी है। लेकिन दोस्तों, रूस को हम यूरोपीय महाद्वीप का देश मानते हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि रूस का 20% जो भाग है वो यूरोप के अंदर है, लेकिन रूस की 80% जो जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है? वो निवास करती है यूरोप में। तो इस हिसाब से रूस को हम लोग जो है वो यूरोप का देश मानते हैं। उसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आ गया आपके यूक्रेन की स्थिति है, और फिर उसके बाद में ये रहा है आप लोगों के यूरोप के बाद में यहाँ अपन लोग बात करते हैं तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद में यहाँ जब हम लोग देखते हैं तो ये है भारत की स्थिति। उसके बाद में यहाँ हम लोग देखते हैं तो ये है उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में यहाँ जब हम लोग देखते हैं तो ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब उसी बीच में मैं कुछ और चीजें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। यहाँ पे जो ये महासागरीय क्षेत्र है एस के आकार में, इसे तो हम लोग कहते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक महासागर है ये। तथा जब हम लोग दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये जो भाग है उसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसी उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में एक संगठन बनाया गया, और उस संगठन को अपन लोग क्या कहते हैं? नाटो कहते हैं। तो उस नाटो की भी हम लोग जो है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम लोग इस यूक्रेन की चर्चा करेंगे, और यहाँ से हम लोग रूस की चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम लोग देखें तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हो गया आप लोगों के भूमध्य सागर का, और ये भूमध्य सागर यूरोपीय देशों तथा अफ्रीका के मध्य में है। तथा यहाँ पे जब अपन लोग बात करेंगे तो ये क्षेत्र हो गया आपके लाल सागर का, ठीक है। उसके बाद में ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है काला सागर, और फिर यहाँ पर जो स्थिति है ये है आपके अजोब सागर। तो काला सागर और अजोब सागर की स्थिति है, और फिर ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और ये इस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर नाटो का जिक्र क्यों किया, और नाटो है क्या? तो नाटो एक्चुअल में क्या है? इसका अपन लोग जब फुल फॉर्म देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? उत्तरी अटलांटिक महासागर के जो देश है
उनके बीच में एक संधि हुई और उस संधि के तहत उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और उसी संगठन को हम लोग कहते हैं नाटो। तो नाटो में सिर्फ उत्तरी अटलांटिक महासागर के देश हैं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के देश इसमें नहीं आते हैं। तो जो भी उत्तरी अटलांटिक महासागर के देश हैं, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोपीय महाद्वीप के जो देश हैं, उन देशों को मिला करके और इस क्षेत्र के जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाले देश हैं, उन देशों को मिला करके एक संगठन बनाया और वो संगठन कौन सा था? नाटो था। और नाटो की जो स्थापना दोस्तों की गई थी वो कब की गई थी? 1949 में की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1949 में की गई थी। और कब की गई थी? सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ उसके बाद में नाटो का गठन किया गया था। और नाटो का गठन करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? इसके पीछे के उद्देश्य था उस समय के बढ़ते सोवियत रूस के प्रभाव को कम करना, सोवियत रूस को काउंटर करना। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए रूस के खिलाफ बनाया गया एक संगठन था, क्योंकि उस समय विश्व में द्विध्रुवीय अर्थव्यवस्था थी, द्विध्रुवीय विश्व था जिसके अंदर दो ध्रुव थे, एक अमेरिकी खेमा था और एक रशियन खेमा था। तो अमेरिकी देशों को ये चिंता सताने लगी, यूरोपीय देशों को ये चिंता सताने लगी कि कल को हमारी जो सत्ता है उसको अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो चुनौती रूस दे सकता है। इसलिए रूस के खिलाफ उन्होंने एक संगठन बनाया और वो संगठन कौन सा था? नाटो था। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया। नाटो के देशों ने जो संधि की उसमें यह था कि अगर कोई भी देश नाटो के जो भी सदस्य देश हैं उनके ऊपर अगर हमला करता है, उनके ऊपर आक्रमण करता है, तो ये सभी देश अपने ऊपर उसको आक्रमण को मानेंगे तथा सभी मिल करके उस देश का मुकाबला करेंगे। इस प्रकार का ये जो है वो संगठन है तथा इसके अंतर्गत वर्तमान में जो है वो कितने देश सदस्य हैं? 30 देश सदस्य हैं। और उनका क्या है? उनका ये एक प्रकार से उन सभी के बीच में एक संधि हुई है कि अगर कोई भी देश उनके ऊपर आक्रमण करेगा तो ये सभी देश उसके ऊपर भी आक्रमण करेंगे, तो सभी मिल करके उसका मुकाबला करेंगे। ये उनके बीच में एक समझौता हुआ है। तो नाटो का गठन यहां पे हुआ। उसके बाद में अपन लोग जब बात करते हैं तो ये है सोवियत रूस। सोवियत रूस विश्व का बहुत ही बड़ा देश है, लेकिन 1991 के अंदर इस रूस का विघटन हो जाता है और इसका विघटन हो गया। और विघटन होने के बाद में रूस से छोटे बड़े कितने देश बन जाते हैं? 15 देश बन जाते हैं। और उनमें से एक देश था यूक्रेन। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये यूक्रेन भी रूस का एक भाग हुआ करता था। उसके बाद में यूक्रेन को रूस ने जो है वो मान्यता प्रदान की और 1997 में जाकर के और फिर एक व्यापक संधि हुई और उस व्यापक संधि के ऊपर हस्ताक्षर रूस और यूक्रेन के नेताओं ने किए और रूस ने जो है वो पूर्ण रूप से यूक्रेन का समर्थन किया तथा यूक्रेन को मान्यता प्रदान की। लेकिन यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो यहाँ काला सागर का और अजोब सागर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पर एक भाग हुआ करता है और वो भाग कौन सा है? क्रीमिया है। क्रीमिया के हस्तांतरण को लेकर के और फिर किसी भी प्रकार से कोई भी बात जो है वो रसिया ने नहीं कही थी, है ना। अर्थात कि क्रीमिया के हस्तांतरण पे रसिया चुप रहा था, क्योंकि रूस का ये मानना था कि क्रीमिया जो है हमारा भाग है, जबकि यूक्रेन का ये मानना था कि क्रीमिया जो है वो हमारा भाग है। ये स्थिति यहाँ पर बनती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन की किस प्रकार की स्थिति है। तो यूक्रेन एक ऐसा देश है कि एक तो अजोब सागर जो है वो इसके निकट है, उसके बाद में काला सागर का तटीय भाग है और क्रीमिया के पास का जो ये क्षेत्र फिर काला सागर के तट पर यहाँ जो है वो तुर्की आ जाता है। तो अजोब सागर और काला सागर को मिलाने वाला जो क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कर्च की खाड़ी। क्या कहते हैं हम लोग इसको? कर्च कहते हैं। तो ये जो कर्च है वो अजोब सागर और काला सागर के बीच का क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा। तो ये स्थिति है। उसके बाद में यूक्रेन का जो पूर्वी भाग है वो किससे घिरा हुआ है? रूस से घिरा हुआ है, यानी रूस से उसकी सीमा लगती है। और यूक्रेन के उत्तर की तरफ की जब आप लोग बात करोगे तो यूक्रेन के उत्तर में जो देश है वो कौन सा है? बेलारूस है। और ये बेलारूस भी रूस से ही अलग हुआ एक भाग है। उसके बाद में उसके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की बात करोगे तो यहाँ पर यूरोप का एक देश है और वो देश कौन सा है? पोलैंड है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आप लोग बात करोगे पश्चिम में तो यहाँ एक देश आ जाता है, वो देश कौन सा है? स्लोवाकिया है। उसके बाद में यहाँ जब आप लोग यूक्रेन के ही दक्षिण पश्चिम की तरफ की बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके हंगरी आ जाएगा। हंगरी के बाद में फिर यहाँ जो देश आ जाएगा वो आ जाएगा आपके रोमानिया आ जाएगा। और उसके बाद में उसके दक्षिण का जो भाग है दक्षिण पश्चिम का, वहां पर जो देश है वो कौन सा है? मालदोवा है। ठीक है। तो इस प्रकार से मालदोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस और यहाँ से रूस से घिरा हुआ जो देश है
वो देश कौन सा है? यूक्रेन है। अब स्थितियां क्या बनती है? स्थितियां ये बनती हैं कि रूस के अंदर जो है वो यहाँ पे रूस के अंदर जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और पुतिन का जो है वो एक बहुत ही बड़ा सपना है कि वो रूस की जो खोई हुई है ना, रूस का जो खोया हुआ एक आत्मसम्मान या गौरव जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसको वो वापस स्थापित करना चाहते हैं। रूस की एक ऐसी प्रभुसत्ता जो पूरे विश्व पर कभी रूस का अपना आधिपत्य हुआ करता था, उसको वापस लाने का ख्वाब देखते हैं। और उस ख्वाब के बीच में आड़े कौन आ रहा था? यूक्रेन। अब यूक्रेन क्यों आ रहा था, उसी चीज की हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। यूक्रेन क्यों उनके आड़े आ रहा था? तो उसके पीछे का कारण ये था दोस्तों, आज से जब अपन लोग लगभग 10 साल पहले की बात करते हैं तो 2013 में यूक्रेन में एक शासक था और उस शासक का नाम था विक्टर याकिचनोव। उस शासक का क्या नाम था? उस शासक का नाम था विक्टर यानुकोविच नाम था। तो विक्टर यानुकोविच की यहाँ पर सरकार थी। किसकी सरकार थी? विक्टर यानुकोविच की। कब थी? 2013 में। और 2013 में विक्टर यानुकोविच जो था उसने क्या हुआ, जब उसकी सरकार थी तो यूक्रेन के जो लोग हैं वो रसिया के साथ जाना नहीं चाहते थे। ये किसके साथ जाना चाहते थे? ये नाटो के साथ जाना चाहते थे और यूरोपियन यूनियन के साथ जाना चाहते थे। लेकिन विक्टर यानुकोविच ने जो है वो उन लोगों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। और जब उसको कुचलने का प्रयास किया तो उसके फलस्वरूप लोग जो है वो इसके खिलाफ हो गए। और ये क्योंकि रूस का सपोर्टर था तो इसको वहां से भागना पड़ा। किसको भागना पड़ा? विक्टर यानुकोविच को। ये स्थिति थी। उसके बाद में क्या स्थिति बनती है? तो 2014 में जो है वो क्रीमिया के अंदर एक जनमत संग्रह होता है और उस जनमत संग्रह के अंदर ये जो भाग था क्रीमिया का उसको रूस ने अपने अंदर मिला लिया। और जब जनमत संग्रह हुआ तो यहाँ की 97% आबादी ये चाहती थी कि हम रूस के अंदर मिलना चाहते हैं। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। 97% आबादी रूस में मिलना चाहती थी। तो रूस ने क्या किया? क्रीमिया को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो यूक्रेन का जो ये पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में भी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऐसी स्थिति थी कि ये डोनबास का क्षेत्र माना जाता है। और इस डोनबास क्षेत्र की स्थिति ये थी कि यहाँ के भी जो लोग थे वो रूस के सपोर्टर थे और वो लोग क्या चाहते थे? रूस में मिलना चाहते थे। तो यहाँ पर भी रूस के सपोर्ट से काम करने वाले लोग थे और यूक्रेनियन को इनसे सर्वाधिक खतरा था। तो डोनबास और क्रीमिया के क्षेत्र के जो लोग थे वहां रूस समर्थक अलगाववादी थे, वो हमेशा से यूक्रेन के लिए सरदर्द बने हुए थे। ऐसे समय में यूक्रेन में एक कॉमेडियन आता है और उस कॉमेडियन का क्या नाम था? जेलेंस्की नाम था। और जेलेंस्की जो था वो 2014 में यहाँ पर यूक्रेन की सत्ता पर बैठता है। तो यूक्रेन की सत्ता पर कौन बैठता है? जेलेंस्की बैठता है। कब बैठता है? 2014 में। और जेलेंस्की जब सत्ता में आता है तो उसने यूक्रेनियन लोगों से 2 वादे किए थे जिसके आधार पर उसको सत्ता मिली थी। और वो 2 वादे कौन कौन से थे? पहला वादा तो ये था कि मैं यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिलवाऊंगा। और दूसरा वादा क्या था? कि यूरोपियन यूनियन के सपोर्ट में यूक्रेन रहेगा। इन 2 वादों के साथ में वो जब सरकार के अंदर आया तो सरकार के अंदर जब वो आया तो उसके बाद में स्थितियां ये बनी कि वो नाटो के साथ में समझौता करना चाहता था, वो नाटो का सदस्य बनना चाहता था और अमेरिका भी यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाना चाहता था। ये स्थिति यहाँ पर आई थी। अब इस स्थिति के अंदर यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति जो थे वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बन जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया इसका मतलब क्या हो गया? वो सीधे सीधे रूस को क्या हो गया? उससे खतरा हो गया और रूस के खिलाफ हो गए और रूस की प्रभुसत्ता को चुनौती प्राप्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में रूस के राष्ट्रपति ने नाटो सदस्य देशों और अमेरिका से लिखित में ये आश्वासन चाहा कि आप मुझे ये लिखित में गारंटी दो कि यूक्रेन को आप जो है वो अपना सदस्य नहीं बनाओगे। लेकिन जब 2014 में रूस ने क्रीमिया के ऊपर अपना अधिकार कर लिया और वहां जनमत संग्रह किया तो उस समय नाटो के जो देश थे उसमें अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने यूक्रेन को ये भरोसा दिलाया था कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति हुई जिसमें रूस ने अगर आक्रमण किया तो उस आक्रमण की स्थिति में हम लोग जो है वो किसके साथ में खड़े रहेंगे? हम लोग जो यूक्रेन के साथ में खड़े रहेंगे। और यहाँ पे जाकर के मूल जो कारण था इस युद्ध का वो ये था कि यूक्रेन द्वारा नाटो का समर्थन करना और पुतिन के द्वारा यूक्रेन से ये कहना कि आप नाटो की सदस्यता नहीं लो, क्योंकि यूक्रेन को ये भय था कि कल को अगर रूस ने हम पे आक्रमण कर दिया तो हमको कौन बचाएगा और ऐसी स्थिति में नाटो देश जो है वो हमारी सुरक्षा करेंगे।
और यहाँ पर जेलेंस्की ने बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने अमेरिका के साथ में जाने का निर्णय किया और वहां पे फिर जो है वो रूस ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और वो आक्रमण जो रूस ने किया था, उस आक्रमण के बाद में स्थितियां ये बनी कि 1 वर्ष तक लगातार ये युद्ध चल रहा है, लेकिन इस युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकल पा रहा है। लेकिन इस युद्ध में अगर अपन लोग देखें तो ये जो पूर्वी क्षेत्र है, इस पूर्वी क्षेत्र के अंदर जिसको डोनबास बेसिन कहते हैं, जिसके अंतर्गत दोनेत्स्क तथा लुहानस्क के क्षेत्र आते हैं, मारियापोल है, ज़ापोरिज़िया है, ये कुछ क्षेत्र आते हैं, तथा उसके अलावा क्रीविया का एक क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र पर रूसी सेना का कब्जा है तथा वर्तमान में पूरी तरह से यूक्रेन तबाह हो चुका है। अब इस युद्ध की ये तो थी एक प्रकार की पृष्ठभूमि। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो युद्ध हुआ, तो इस युद्ध का किस प्रकार से प्रभाव हो रहा है तथा इस युद्ध का जो है वो कारण क्या है, उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब इस पर हम लोग जब चर्चा करेंगे, सबसे पहले है रूस और यूक्रेन युद्ध का वास्तविक कारण क्या है। रूस यूक्रेन युद्ध का वास्तविक कारण, ठीक है, कि इसके वास्तविक कारण क्या क्या है, उस चीज पे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो वास्तविक कारणों में सबसे पहला कारण क्या है। सबसे पहला कारण है नाटो का पूर्व की ओर विस्तार। नाटो का पूर्व की ओर विस्तार, ये सबसे पहला और मुख्य कारण है, क्योंकि ये जो नाटो देश हैं, जिसमें विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन, वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन उनका सदस्य बन जाए ताकि नाटो का पूर्व की तरफ विस्तार हो। और ऐसी स्थिति में रूस को हम लोग जो है वो खुली और प्रत्यक्ष रूप से चुनौती दे सके। और रूस कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी सीमा के ऊपर नाटो देशों के सैनिक आए और उसकी सीमा के ऊपर खुले तौर पर नाटो देश उसको चुनौती दें। और ये इनके बीच में युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। और यहाँ पे रूसी राष्ट्रपति ये चाहते थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति मुझे लिखित में ये आश्वासन दे कि हम जो है वो नाटो का सदस्य यूक्रेन को नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरा कारण इस युद्ध का क्या है, तो दूसरा कारण इस युद्ध का यह है कि पूर्वी यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र जो है, यानी पूर्वी यूक्रेन जो है, उस पूर्वी यूक्रेन के अंदर जो है वो जो भी वहां के लोग हैं वो रूस समर्थित लोग हैं। तो रूस समर्थित जो भी लोग हैं, अलगाववादी लोग हैं, वो यूक्रेन के खिलाफ थे और उनका क्या था, रूस का सपोर्ट करना। तो इस पूर्वी यूक्रेन के अंदर एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र कौन सा है, डोनबास क्षेत्र है। और इस डोनबास क्षेत्र में एक तो डोनेत्स्क पड़ता है और एक कौन सा पड़ता है, लुहानस्क पड़ता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है वहां पर लगातार आंदोलन होते रहते हैं। और वो जो आंदोलन है अलगाववादी आंदोलन है। और ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग यूक्रेन से अलग होकर के अपने आप को रूस के साथ में पाते हैं, क्योंकि ये पहले रूस का एक भाग था। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में रूस समर्थित लोग रहते हैं जो हमेशा यूक्रेन को या यूक्रेनी सरकार के लिए एक चुनौती बने रहते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा। उसके बाद में तीसरा प्रमुख कारण क्या रहा, तीसरा प्रमुख कारण रहा मिसाइल रक्षा प्रणाली। अब मिसाइल रक्षा प्रणाली में क्या है, तो इसके अंतर्गत ये है कि नाटो देश जो हैं वो ये चाहते थे कि जो भी यूरोपीय देश है, जिसमें आप लोगों के पोलैंड है, उसके अलावा जो है चेक गणराज्य है, उन देशों के अंदर ये जो नाटो देश है वो अपने मिसाइल सिस्टम को स्थापित करना चाहते हैं रूस के खिलाफ। और रूस के इस खिलाफ जब उनकी मिसाइल सिस्टम यहाँ पर तैनात होगी तो सीधे सीधे रूस को चुनौती मिलेगी। ये भी एक कारण इस युद्ध में या इस युद्ध का एक बहुत ही बड़ा कारण माना जाता है। उसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो एक और महत्वपूर्ण कारण है, और वो महत्वपूर्ण कारण क्या है, यूक्रेन का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व है यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन में जब आप लोग देखो तो उसका बाजार, उसके अलावा जो है उसकी स्थिति काला सागर और अजोब सागर की, उसके बाद क्रीमिया में जिस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है, गैस का उत्पादन जिस प्रकार से यहाँ पर होता है, तेल का उत्पादन जिस प्रकार से यहाँ पर होता है, प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ ये क्षेत्र है। तो आर्थिक महत्व भी है यूक्रेन का, जो इस युद्ध का कारण है। उसके अलावा अगर अपन लोग देखें तो इस युद्ध का एक और कारण क्या है, तो रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन, उनका रूस जो है उसकी प्रभु सत्ता को पुनः स्थापित करना, ठीक है, यानी कि रूस को सोवियत संघ के रूप में पुनः स्थापित करना, रूस को सोवियत संघ के रूप में, सोवियत संघ के रूप में पुनः स्थापित करना, सोवियत संघ के रूप में पुनः स्थापित करना चाहते हैं। ये जो है वो इस युद्ध का वास्तविक कारण है। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ,
तो इसका परिणाम ये हुआ, सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो अमेरिका यूक्रेन का साथ देने की बात कर रहा था, यूक्रेन को प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट देने की बात कर रहा था, युद्ध होने की स्थिति में उसने अपने हाथ खींच लिए तथा उसने यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया। उसने सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से ही यूक्रेन का सपोर्ट किया, यूक्रेन का नाटो का सदस्य नहीं बना सका रूस की धमकी के आगे। और यहां पे जाकर के बहुत ही बड़ा धोखा जो है वो अमेरिका ने दिया, क्योंकि जो यूक्रेन जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो रूस से पंगा ले, लेकिन उसने अमेरिका के बिहाफ पे रूस जैसे शक्तिशाली देश से लड़ने के लिए एक मानसिकता बना दी और उसके सामने जाकर के और फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। उस अमेरिका ने उसका सहयोग नहीं किया और ऐसी स्थिति में यहाँ पे अमेरिकी वर्चस्व की बहुत बड़ी चुनौती मिलती है, क्योंकि अगर कोई देश अमेरिका पर भरोसा करता है तो अमेरिका हर हमेशा अपना हित पहले देखता है, अपना स्वार्थ पहले देखता है। और ऐसी स्थिति में उसने अपने स्वार्थ के लिए, रूस को कमजोर करने के लिए, रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए, रूस के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसने यूक्रेन को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया दोस्तों। और ऐसी स्थिति में एक देश जिसने अपने आप को तबाह कर लिया, उसका एक ऐसा कॉमेडियन राष्ट्रपति जो इस बात को नहीं समझ पाया तथा उसने जो है वो रूस के खिलाफ जो है वो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने के लिए रूस के खिलाफ अपने देश की सेना को झोंक दिया। और ऐसी स्थिति में उसका परिणाम ये हुआ कि वर्तमान में यूक्रेन लगभग तबाही के कगार पे पहुंच गया है। ये इन यूरोपियन देशों की और अमेरिकी देशों की बहुत बड़ी पॉलिसी है। इसके माध्यम से वो क्या करना चाहते थे, उनकी नजर यूक्रेन के संसाधनों पर थी, उनकी नजर यूक्रेन के आर्थिक महत्व पे थी, उनकी नजर यूक्रेन के वहां पर विद्यमान खनिजों पर थी, उनकी नजर यूक्रेन की स्थिति पर थी, उनकी नजर रूस को कमजोर करने पर थी। और ऐसी स्थिति में बहुत ही बड़ा धोखा हुआ। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ क्या किया, अमेरिका ने सिर्फ ये किया, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उसमें अमेरिका को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तो इस युद्ध के बाद में भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि कोई भी युद्ध जो है इसमें कोई भी जीत या हार नहीं सकता है। और अगर जो है वो 1 साल से अधिक समय तक जो रूस के राष्ट्रपति ये सोचते थे कि कुछ ही दिनों के अंदर वो जो है यूक्रेन को हरा देंगे और यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा कर देंगे, उनका उद्देश्य यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना नहीं था। उनका उद्देश्य एक ऐसी सरकार को हटाना था जो सरकार रूस के खिलाफ थी। तो ऐसी स्थिति में व्लादिमीर पुतिन जो है उनका भी जो एक प्रकार का यूं कह सकते हैं कि उन्होंने जो है वो इस युद्ध को लेकर के जिस प्रकार की उनकी मानसिकता थी और उन्होंने जो पहले से सोच रखा था उसके तहत ये युद्ध बहुत ही ज्यादा लंबा खींचा। इसमें निश्चित रूप से रूस को नुकसान हुआ, लेकिन यूक्रेन तबाह हो गया। अब इस युद्ध के कारण, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ तथा इस युद्ध का विश्व पर क्या प्रभाव हुआ? तो विश्व पर जो प्रभाव इस युद्ध का अगर अपन लोग देखें तो विश्व पर जो सबसे प्रमुख प्रभाव पड़ा वो प्रभाव क्या पड़ा? तो एक तो हो गया तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई, तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई, पहला बहुत ही बड़ा प्रभाव पूरे विश्व पर ये पड़ा। उसके बाद में दूसरा जो प्रभाव था वो क्या पड़ा? तो दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि शरणार्थियों का यूरोप में आगमन हुआ। लगभग 9 लाख से अधिक जो शरणार्थी थे वो शरणार्थी यूरोप आए। तो शरणार्थियों का यूरोप में आगमन, ये इसका वैश्विक प्रभाव पड़ा, ये इसका दूसरा प्रमुख प्रभाव पड़ा। उसके बाद में फिर इसका तीसरा क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका तीसरा प्रभाव पड़ा वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बाधा। तो यहाँ पे विश्व के अंदर जो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला है उसमें बाधा पहुंची, वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, ये इसका तीसरा वैश्विक प्रभाव पड़ा। उसके बाद में अपन लोग जब देखते हैं इसका चौथा वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा? तो यहाँ पर जो है वो सेवाएं और यात्रा बाधित हुई। तो विश्व में जितनी भी सेवाएं हैं, भले वो हवाई यात्रा हो, चाहे वो यूं कह सकते हो आप लोग महासागरीय यात्रा हो, तो सेवाएं एवं यात्रा जो है वो बाधित हो गई। उसके अलावा अपन लोग जब देखें तो यहाँ पर जो है वो एक अगली चीज हुई, चीप संकट उपस्थित हुआ। कौन सा संकट उपस्थित हुआ? चीप संकट उपस्थित हुआ। अब ये चीप संकट क्या है? तो यूक्रेन जो है वो सेमीकंडक्टर फैब लेजर के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली दुर्लभ गैसों की आपूर्ति करता है। यूक्रेन किसकी आपूर्ति करता है? तो सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर के अंदर उपयोग की जाने वाली एक ऐसी गैस जो कि दुर्लभ है। तो सेमीकंडक्टर फैब लेजर के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली, फैब लेजर के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली, के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली
दुर्लभ गैस का उत्पादन करता है और वो जो उत्पादन है वो रुक गया और उसके रुकने से इस सेमीकंडक्टर के उत्पादन पर जो है वो बहुत ही बड़ा या इसके निर्माण में बहुत ही बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ा। उसके अलावा दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, तो रूस जो है वो अर्धचालक बनाने के लिए पैलेडियम जैसी दुर्लभ धातुओं का निर्यात करता है। रूस भी अर्धचालक के निर्माण करने के लिए, किसका निर्माण करने के लिए, अर्धचालक के निर्माण करने के लिए क्या करता है रूस, तो रूस जो है वो पैलेडियम जैसी दुर्लभ धातु का उत्पादन करता है और इसका उत्पादन जब रूस करता है तो उस अर्धचालक के निर्माण में, क्योंकि इसका उत्पादन रुक गया, तो ऐसी स्थिति में विश्व के अंदर चिप संकट उत्पन्न हुआ। उसके अलावा अपन देखें तो विश्व में सेवा और यात्राएं बाधित हो गई, विश्व की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आ गई, क्योंकि यूक्रेन जो है वो गेहूं का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश रहा हुआ है। उसके अलावा यूक्रेन युद्ध के बाद में कई सारे हजारों लाखों की संख्या में शरणार्थी जो है वो वहां से निकल करके यूरोपीय देशों में जाने लगे। उसके अलावा तेल की कीमतों में वृद्धि होने लगी और तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और विश्व की अर्थव्यवस्था जो है उसको बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। तो विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बड़ा संकट किससे आया, उससे आया, इस रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था जो है उसमें शेयर मार्केट और हर जगह पर अपन लोग देखें तो अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ये इससे जो है वो प्रभाव पड़ा। अब विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका जो प्रभाव पड़ा, तो उस प्रभाव के बाद में जब आप लोग देखोगे तो विश्व के अंदर एक ऐसा संगठन है जिसको अपन लोग कहते हैं FATF। क्या कहते हैं, FATF। और पिछले दिनों जो है वो FATF से रूस की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, अर्थात रूस को निलंबित कर दिया। रूस FATF का सदस्य था। एक्चुअल में ये FATF है क्या, ये FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करती है, ये काम करती है ऐसे देश जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों में संलग्न है, उन देशों के ऊपर निगरानी रखता है। ऐसे देश जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो अवैध कारोबार करते हैं, ऐसे जो देश जो अवैध तरीके से पैसे कमाने के गैर कानूनी कारोबार करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अवैध तरीके से पैसे कमाए जाते हैं और अवैध तरीके से वो पैसे कमा करके और इस प्रकार का कारोबार करते हैं और उसके माध्यम से वो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, इसके माध्यम से वो जो है वो अपराधों को प्रश्रय देते हैं, तस्करी को प्रश्रय देते हैं। तो ऐसे देशों पर ये क्या करता है, निगरानी रखता है और ऐसे जो भी देश हैं उनको वो ग्रे लिस्ट में और उसके बाद में ब्लैक लिस्टेड करता है। तो जो देश अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं उनको तो ये ग्रे लिस्ट में रखता है, ताकि उनके जितने भी वित्तीय कारोबार है उनके ऊपर जो है वो ये अंकुश लगाता है और उसके बाद में ब्लैक लिस्टेड करता है। अगर कोई देश प्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है तो उसको ब्लैक लिस्टेड करता है। तो वहां से जो है वो रसिया को क्या कर दिया गया, उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया। इससे विश्व की छवि, विश्व में रूस की जो छवि है उस छवि को धक्का पहुंचा और इसका गठन किया गया था 1989 में तथा इसका मुख्यालय कहां पर है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है और रूस को इसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। ये जो है रूस के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान साबित हुआ। अब हम लोग बात करते हैं आगे आने वाले समय में इस युद्ध का क्या समाधान हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके समाधान की। ठीक है, अब रूस यूक्रेन युद्ध पर समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसमें पहला समाधान तो ये हो सकता है कि दोनों देश मिल करके और फिर युद्ध विराम करें। ठीक है, और युद्ध विराम में पहल किसको करनी पड़ेगी, रूस को करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है। लेकिन अमेरिका, पश्चिमी मीडिया और यूरोपीय देश कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसा हो, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और ऐसा करके वो यूक्रेन का तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन रूस को भी कमजोर कर रहे हैं। दूसरी चीज इसमें क्या हो सकती है, तो दूसरी चीज ये हो सकती है कि यूरोप के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था का गठन किया जा सके, है ना। यूरोप के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था, यूरोप हेतु नई सुरक्षा व्यवस्था, और इस सुरक्षा व्यवस्था में रूस और अमेरिका जो है वो मिल करके और फिर बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करें। तीसरी चीज इसमें क्या हो सकती है, इसके अंदर जो है वो शांतिपूर्ण प्रयास किए जाएं
और शांतिपूर्ण प्रयासों में ऐसे देश जो है वो सहयोग कर सकते हैं जो देश किसी भी गुट में नहीं है, न अमेरिकी खेमे में है तथा न रशियन खेमे में है। और ऐसे देशों में प्रमुख भूमिका कौन निभा सकता है? भारत निभा सकता है, क्योंकि भारत की वर्तमान में पूरे विश्व के अंदर जो है वो भारत की विदेश नीति कहो, चाहे भारत के नेतृत्व को कहो तथा भारत की स्थिति को कहो, विश्व के अंदर भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय में विश्व की बड़ी बड़ी जो 20 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक संगठन है G20, उसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तथा भारत के संबंध रूस और यूक्रेन दोनों के साथ में अच्छे हैं, अमेरिका के साथ में भी संबंध भारत के अच्छे हैं। और ऐसी स्थिति में भारत जो इस युद्ध को लेकर के तटस्थ बना हुआ है, क्योंकि भारत सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कहा था कि विश्व अभी जिस दौर से गुजर रहा है, इस दौर में युद्ध जो है वो कोई समाधान नहीं है, शांति ही बहुत ही बड़ा समाधान है और वो शांति के पक्षधर है। लेकिन उसके साथ साथ वो जो है रूस के महत्व को भी समझते हैं, रूस का जो पक्ष है उसको भी समझते हैं कि यहाँ पर रूस को सीधे तौर पर जो है वो पश्चिमी देशों से खतरा उत्पन्न हो रहा है, तथा यूक्रेन की स्थिति को भी समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम जो है ऐसे देश कर सकते हैं जो किसी भी गुट में नहीं है, और उसमें भारत जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन आने वाले समय में अगर ये देश, इन देशों के बीच में युद्ध बहुत ही लंबा चला तो वो न सिर्फ विश्व के लिए खतरा है, क्योंकि विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपितु विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही बड़ा संकट है। और विश्व के देशों को चाहिए कि वो जो है वो आपसी हितों के लिए किसी का उपयोग करना छोड़ दे, तथा विश्व बंधुत्व की भावना के साथ में आगे बढ़ते हुए जो है वो शांति के रास्ते पर आगे बढ़े, तथा यहाँ पर रूस यूक्रेन के युद्ध में विराम लगे, तथा यहाँ जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देश समझौते की मेज पर आए। तो इस प्रकार से ये था आज आपके रूस यूक्रेन संकट की पूरी पृष्ठभूमि। तो दोस्तों, इसी प्रकार की और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द राणा जी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।